गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आप लोग एक 21% वाले क्राइटेरिया में आ गए हैं। ओके, कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं। तो अब आपकी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, राइट? पूरे 11 महीने कि 10 महीने? 10 महीने ही बचे हैं, जनवरी में एग्जाम है, राइट? सो मैं जो लोग मेरे को नहीं जानते, माय नेम इज हर्षित and I take care of the mentorship program at NATA Professional Academy for all the 3 levels and taking care of the subject called as financial reporting in CA finals and the management head, right? So मेरा आप लोगों को वेलकम करने का तरीका सिंपल इतना था कि कुछ चीज़ें मुझे आपको बोलनी थी in relation to the team and in relation to the subjects which you are going to study. ओके, इन डिटेल निखिल सर के लेक्चर में आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी, बट मैं कुछ एक छोटा सा डिस्क्लोजर देने आया हूँ। दैट इज कि आपको मालूम ही है, आपके बहुत छोटा सा सिलेबस है आप सभी का, है ना? मात्र 6 पेपर्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? पहला पेपर एडवांस अकाउंट्स, है ना? पहला पेपर ही इतना छोटा है, 3 टीचर्स पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है? एडवांस अकाउंट्स 70 मार्क्स का, जिसमें प्रैक्टिकल पोर्शन है जो कि 2 टीचर्स मिलकर पढ़ाएंगे। पहले सी अनिल नाहटा सर, आप लोग जानते होंगे नाहटा सर, ओके, विद एक्सपीरियंस ऑफ 35 ईयर्स सेंट्रल इंडिया में। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप कभी भी नाहटा साहब का नाम लोगे तो उनको पता होगा कि नाहटा सर, हाँ, वो इंदौर में नाहटा अकेडमी वाले, ठीक है? देन देर इज अनदर लेजेंडरी टीचर नोन एज सी ए मनोज प्रजापत सर, हु इज टेकिंग केयर ऑफ द प्रैक्टिकल पार्ट, है ना? सो नाटा सर और मनोज सर मिलकर 70 मार्क्स, 65 टू 70 मार्क्स एज पर द योर पेपर जो आएगा, उसमें मिक्स पढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक्स नाटा सर पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक्स मनोज सर पढ़ाएंगे, ओके? देन देर इज अनदर टीचर नोन एज सी असीम त्रिवेदी सर, हु इज टेकिंग केयर ऑफ द सब्जेक्ट कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो थियोरेटिकल पार्ट है, वो पूरा सी असीम त्रिवेदी सर लेंगे, और नाम से एएस यू नो। सो असीम त्रिवेदी सर इज ऑल्सो अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर। आप उनका नाम, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर हैं वो, मतलब जो कमेटी आईसीआई को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना के देती है, उसके वो मेंबर रह चुके, 2-3 ईयर्स उनने खुद बनाए, ठीक है? वो कभी शो ऑफ नहीं करेंगे। देन आपका पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। ये पेपर उस पेपर से ज्यादा आसान है जो अभी आप देख के आए हो। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस आप लोगों ने दिया है ना? आपको पता ही है कितना प्यारा फेवरेट पेपर था आपका, है ना सर? पूछो ही मत पेपर 2 एंड पेपर 3 के बारे में। सो उस पेपर में भी 2 पार्ट्स हैं, वन इज कॉर्पोरेट लॉ एंड द अनदर वन इज अदर लॉस। कॉर्पोरेट लॉ का मेजर पोर्शन जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, दैट विल बी टेकिंग केयर बाय सीए तरुण महाजन सर, ओके? वो भी 25-27 ईयर्स से, हालांकि उनको देख के लगेगा नहीं कि वो ऐसे हैं कि इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है उनकी इतनी एज होगी, बट ठीक है। सीए तरुण महाजन सर एंड अनदर पार्ट विल बी टेकिंग केयर बाय सीएस रोहित खंडेलवाल सर। दोनों टीचर्स के बारे में बोलूं कि दोनों रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं। रोहित सर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, और तरुण महाजन सर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं ही, साथ ही साथ वो सीएफए भी हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा सीएफए की डिग्री, यस? ओके, ऑनलाइन ऑडिबल विजिबल, यस नो? ओके, चलिए, हाँ, मतलब बैठे तो हैं। देन आपका आता है सबसे प्यारा पेपर, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा सी इंटर में अपने सीनियर से, टैक्सेशन। छोटा सा पेपर है। पार्ट ए इनकम टैक्स एंड पार्ट बी इज कमिंग जीएसटी। सो पार्ट ए का जो इनकम टैक्स वाला पार्ट है विच विल बी टेकिंग केयर बाय सीएस सागर विजय वर्गीय सर, जो आने ही वाले हैं अभी क्लास में, 50 मार्क्स। एंड जीएसटी सीए निखिल गोखरू सर, जो आपको कॉस्टिंग भी 100 मार्क्स का पूरा पढ़ाने वाले हैं। आगे आ जाओ बेटा, आप लोग पीछे बैठे हो, चाहो तो आगे आ जाओ, ओके? सो निखिल गोखरू सर और सागर सर मिलके आपको टैक्स का पूरा पेपर बताएंगे। ये हो गया आपका पूरा ग्रुप 1, ठीक है? अब हम आते हैं ग्रुप 2 पर। तो ग्रुप 2 का पहला पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो पूरा 100 मार्क्स का सीए निखिल गोखरू सर पढ़ाएंगे। निखिल गोखरू सर इज टेकिंग केयर ऑफ दिस सब्जेक्ट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। एंड जीएसटी जब से आया है, उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सर्विस टैक्स या
आईडीटी में कस्टम्स वगैरह जो भी थे वो सब वो तब से पढ़ा रहे हैं. सो जीएसटी जो जब से आया तब से पढ़ा रहे हैं वो. सो डोंट यू वरी अबाउट इट. आप बहुत जीएसटी के जो सेमिनार्स होते हैं इंस्टीट्यूट पर जो मेंबर्स के लिए होते हैं, निखिल सर उसके लिए बहुत जाने जाते हैं. सागर सर की एक्सपर्टीज है इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में. मतलब आपको जो भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क. ओके, और उनकी उसमें एक्सपर्टीज है. अब जैसे मैंने नाम बोला सीए तरुण महाजन सर, ही इज ऑल्सो सीएफए, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं आपको. ठीक है. सो हर टीचर की अपनी एक एक्सपर्टीज है. इसके अलावा देन आपका आता है पेपर नंबर 5, ग्रुप 2 का सेकंड पेपर, डेडलीस्ट पेपर इन द एंटायर सीए कैरिकुलम, ऑडिटिंग. 2 ही पेपर हैं इंटर में, एक इनकम टैक्स या टैक्सेशन जिसको बोले हम, और दूसरा ऑडिटिंग. फाइनल में भी दोनों ही है, बस फर्क पता है क्या है. इंटर में आपको ग्रुप 1 में टैक्स मिलेगा, तो ग्रुप 2 में ऑडिट मिलेगा. फाइनल में ग्रुप 1 में ऑडिट मिलेगा और ग्रुप 2 में टैक्स मिलेगा. सिंपल. दोनों जगह पे वही. जैसे आपको 2 पेपर वहां पे परेशान कर रहे थे फाउंडेशन में, पेपर 2 और पेपर 3 बहुत प्यारे पेपर है ना, क्यूटी पाई टाइप्स, बट यहां पे भी वही चीज है. देन आपका लास्ट पेपर आता है एफएम एंड एसएम, जिसमें 50 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी टेकिंग केयर बाय सीए तरुण महाजन सर, एंड अनदर 50 मार्क्स विल बी टेकिंग केयर बाय हमारे एक और टीचर हैं सीए मृगेश मतलानी सर, जो अहमदाबाद में रहते हैं. वो यहां पर आके आपको 12 डेज में एंटायर एसएम खत्म करके जाते हैं. ओके, यस सर, कम इन प्लीज. सो सागर सर आ चुके हैं क्लास में. मैंने जिनके बारे में बताया, he has an expertise in the field of income tax. He will be taking care of your CA inter 50 marks DT and CA final group 2 paper number 4 direct taxes. Okay, so इसके साथ साथ जो टॉपिक्स डिवाइडेड हैं इन द पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 4, सॉरी पेपर 6, इन सभी टॉपिक्स में आपको सारे के सारे टीचर्स आगे आके बताते रहेंगे. नाहटा एकेडमी पर एक साथ एक ही ग्रुप होता है या बोथ ग्रुप होता है, तो हमारी बैचेस बोथ ग्रुप की ही चलती हैं. आप लोग बहुत लकी हो कि आपको सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इन 6 पेपर्स. प्रीवियसली इट वाज 8 पेपर्स एंड 14 सब्जेक्ट्स. ठीक है. सो 25% सिलेबस गॉट रिड्यूस्ड एंड अनलकी एट द सेम टाइम, क्योंकि फाउंडेशन में सिलेबस सबसे ज्यादा आपने ही पढ़ा है. ठीक है. तो फाउंडेशन में 30% एडिशनल सिलेबस आपने न्यू सिलेबस में पढ़ा एंड ओल्ड सिलेबस में जो कि कम था. बट इंटर में आप लकी होगा कि आपने 30% कम सिलेबस है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. आज आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आई विश जब आप जनवरी में एग्जाम दें और फरवरी वैलेंटाइंस के पहले जब आपका रिजल्ट आए तो आपका वैलेंटाइंस भी अच्छा जाए. सो ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू यू सागर सर. Okay, yes, good afternoon everyone. Online, good afternoon. Everyone, I hope I'm audible. Mahima, Nandini, Yug, everyone, Ritik. First of all, many congratulations बेटा. फाउंडेशन क्लियर करके कैसा लग रहा है? घर वालों को कैसा लगा? आपको बहुत खुशी होती है, लाइफ की पहली प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करी. 12th तो ऑलमोस्ट आपको देखा होगा हर कोई क्लियर कर लेता है, लेकिन सीए फाउंडेशन क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. बट ठीक है, ये अपनी खुशी जो है यहीं तक रखिए. इसके बाद आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली विथ इंटरमीडिएट, एंड ऑब्वियसली बात है लेवल अप होने वाला है. तो स्क्विड गेम के अंदर हम नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं, एंड इसके बाद आपका फाइनल रहेगा. देखिए, थोड़ा आसान हुआ है इंटरमीडिएट पहले से. 6 सब्जेक्ट्स है और 3-3 का ग्रुप है. क्लियर करना बहुत आसान है अगर आपने सिस्टमैटिक प्लान बनाकर स्टडी करी. तो यहां पर यह नहीं हो सकता कि आप आखिरी में जाग रहे हो, या फिर जैसे फाउंडेशन के अंदर भी होता है कि वहां तो 11-12 का कोर्स होता है, तो 11-12 का थोड़ा एडवांस कोर्स होता है, आप लैग भी कर देते हो ना, तब मैनेज कर लेते हो. इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होगा बॉस. अगर इंटरमीडिएट में किसी का बैकलॉग क्रिएट हो गया या फिर आपने थोड़ी सी ढील दे दी, अब बाद में मैचअप नहीं करने वाले. इसलिए आपको रेगुलर एंड स्टडी करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं होगा कि यार अपन ने ठीक है स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा, लास्ट में पढ़ लेंगे. टाइम कम रहेगा आपके पास. यहां पर सिलेबस जो है क्लासेस के अंदर शायद 5 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, 5-5.5 महीने में खत्म हो जाता है. मेरा सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा टैक्स 4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है.
जैसे अभी जो सितंबर की बैच चल रही है हमारी, तो सितंबर वाली बैच में तो ऑलमोस्ट मेरा टैक्स मार्च में खत्म हो जाएगा। तो कितना गैप है उनके बीच, उनका रिवीजन भी चल रहा है साथ में, मतलब कोर्स भी खत्म होने वाला है साथ में रिवीजन, तो मार्च में विद रिवीजन उनका आप सब्जेक्ट खत्म होगा, तो दे विल बी गेटिंग टाइम। उसका फायदा क्या होता है, आप जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, उतना आप अच्छा करेंगे इंटर के अंदर। देखो इंटर के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा टैक्स, इनकम टैक्स। इन टैक्स में दो पार्ट है, एक तो है जीएसटी और एक है इनकम टैक्स। तो आई विल बी टेकिंग द इनकम टैक्स वाला पार्ट। किसी से भी पूछोगे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो बोलेगा वो क्या है, इनकम टैक्स। मेरा सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। और इधर से सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट जो होता है बच्चों, वो होता है ऑडिट। आपको फर्स्ट ग्रुप में बहुत शानदार स्कोर करना है ना, बहुत शानदार स्कोर करना है, तो आपके पास अकाउंट से आपको बताया होगा हर्षित सर ने, 90 नंबर यूं ही आ जाते, इजीली आ जाते, 70 80 90 नंबर। तो उससे फायदा क्या होता, आपको एग्रीगेट का टेंशन खत्म हो जाता। अभी रिजल्ट आया, काफी बच्चे के रिजल्ट देखता हूं मैं, तो वो पास सब में हो जाते, लेकिन एग्रीगेट का लोड रहता। कोई भी 2 पेपर 3 पेपर आपको ऐसे टारगेट करने हैं जिसमें आपको एग्जाम्शन आए बच्चों। 2-3 पेपर आपको टारगेट करनी पड़ेंगे, 3 को टारगेट करोगे तो 2 में आपको क्या आएगी, एग्जाम्शन। प्रैक्टिकल में अगर आप किसी को, ये सेल्फ एनालिसिस करना, सबसे पहले अपना एनालिसिस करना, उसके बाद टारगेट सेट करना। बच्चे क्या बोलते हैं, सर हम थ्योरी पढ़े कि हम प्रैक्टिकल करें, हमारी किसी की थ्योरी अच्छी होती, किसी का प्रैक्टिकल अच्छा होता। मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा वीक था, अपन थे रट्टू। अपने को क्या है कि नया केस आ जाए, नया क्वेश्चन आ जाए, नहीं दिमाग लगा सकते, लेकिन रटा रटाए चीज आ जाए तो मेरे लिए वो बेटर होता है। तो मैंने थ्योरी पे क्या किया फोकस, मेरे को जब भी एग्जाम्शन आई थ्योरी में आई, प्रैक्टिकल के अंदर मेरे को एक एवरेज स्कोर हुआ। किसी का प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपको प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, थ्योरी थोड़ा साइडलाइन रख सकते हैं। हार्ड वर्क नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पर क्या करना है, स्मार्ट वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटर के अंदर, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। एंड जिनको रैंक लाना है बच्चों, रैंक लाने वाले बच्चे अलग रहते, वो थ्योरी में भी अच्छा करते, वो प्रैक्टिकल में भी अच्छा करते हैं। मेरे सब्जेक्ट जो कि टैक्स लॉ रहेगा दोस्तों, इसमें ना, इसमें अगर आपको जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा करना है, तो मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा, वो करना पड़ेगा अपन को। मेरे सब्जेक्ट में अच्छा करना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रैप। वी हैव टू डू द रैप इन दिस सब्जेक्ट। और ऐसा नहीं रैप सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, आपको बाकी जो भी थ्योरी सब्जेक्ट होंगे उसमें रैप करना पड़ेगा। जहां पे भी लॉ आ जाता है वहां रैप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। रैप के अंदर में जो पी है ना, पी, वो बोलता हूं किसको, प्रोविजन को। आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना पड़ेगा, प्रोविजन पे। जब भी लॉ पढ़ेंगे प्रोविजन को आप इन डेप्थ पढ़े, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका लॉजिक क्या है, रटना नहीं है। देखो रटने वाले बच्चे क्या होते हैं, हमेशा भूल जाते, थोड़े दिन रटा फिर भूल जाओगे, लेकिन आप उसको समझने लगोगे तो आप लंबे समय तक उसको याद रख सकते। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट टैक्स लॉ होगा, हम बहुत डिटेल में जाकर क्या करेंगे, प्रोविजंस को पढ़ेंगे। प्रोविजन, आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, इन डेप्थ जाकर क्या करें, प्रोविजन को पढ़े, उसके पीछे लॉजिक समझे कि वो प्रोविजन आया क्यों, तो याद रहने की चांसेस क्या होते ज्यादा। आपको ये पता ही नहीं है कि वो प्रोविजन क्यों है और आप उसको रटने की कोशिश करें, आप भूल जाओगे। आप 2 बार 3 बार लिख के भी देख लोगे ना तो भूल जाओगे। आपको थोड़ा लॉजिक उसका क्लियर होना चाहिए। यस, मैं प्रैक्टिस भी करता हूं, मेरा प्रैक्टिस ही इनकम टैक्स में। मैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं जिसका नाम बी श्रॉफ एंड कंपनी है, मेरा खुद का ऑफिस है, मेरा दिन रात का काम इनकम टैक्स है। तो जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तो प्रोविजन का लॉजिक देने की भी कोशिश करूंगा, उससे आपको चीजें याद होगी। प्रोविजन पढ़ने के बाद दोस्तों सेकंड जो चीज होती है वो रिटेंशन। आर को मैं क्या बोलता हूं, रिटेंशन। आपको चीजें याद रखनी है। देखो अभी आप क्या कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो, इनपुट लेके प्रोसेस नहीं करोगे, प्रोसेस तो एग्जाम में करोगे। इनपुट देने के बाद उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो आपको फोकस करना पड़ेगा किस पे, रिटेंशन पे। रिटेंशन के बाद दोस्तों जो तीसरा वर्ड मैं ये बोलता हूं ना, वो होता है एप्लीकेशन। बच्चे क्या करते, थ्योरी समझ के, थ्योरी वाले सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट इतना थ्योरी नहीं है, सिर्फ थ्योरी बोलने की थ्योरी है, प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल क्या करने, सॉल्व। तो आपको एप्लीकेशन आना चाहिए कि प्रोविजन को कैसे हमारे क्वेश्चन में क्या करना है, अप्लाई।
और दोस्तों पी से एक और एक वर्ड में चीज बोलता हूं, यहाँ पे पी दो बार है, एक्चुअली एक बार लिखा है लेकिन दो बार है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, उतना अच्छा। अब हमारी क्लास में आए, आप किसी भी क्लास में जाते हैं, मेरे को उससे फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इंस्टीट्यूट का मटेरियल प्रैक्टिस जितनी भी करनी है करिए, जहां से भी करनी है करिए, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, मेरा पर्सनल सजेशन है, आईसीएआई को मत छोड़ना। आईसीएआई का जितना भी मटेरियल है, मैं आपको नोट्स दूंगा ना, तो मेरा नोट्स अपनी जगह है, माना मेरे अपनी जगह, लेकिन आईसीआई का मॉड्यूल सबसे ऊपर है। अगर कोई क्वेश्चन उसके अंदर है तो वो आपको करना है, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो, चाहे वो आईसीआई मॉक टेस्ट लेता हो उसके क्वेश्चन हो, आरटीपीस जो आती है उसके क्वेश्चन हो, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। आपके पास पढ़ाई चालू करने से पहले दोस्तों क्या बनाना, प्लान, कैसे पढ़ना है। कितने लोगों का थ्योरी स्ट्रांग है, बहुत कम लोगों का थ्योरी स्ट्रांग होता है। प्रैक्टिकल किसका अच्छा लगता है, किसको मतलब प्रैक्टिकल में अकाउंट्स अकाउंट्स से कॉस्टिंग वॉस्टिंग में मजा आता है। तो ऐसे देखो मेजर बच्चे कौन से रहते हैं आपके, प्रैक्टिकल वाले रहते हैं। तो एनालिसिस कीजिए भाई अपना। अब जाके मेरे से आके पूछेंगे क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे पढ़ लो, थ्योरी में ऐसे कर लो, लेकिन आप अपना भी एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करके अपना गोल सेट करें, ठीक है। सो ये चीज है, रैप करना हर जगह जरूरी है। आपको अकाउंट्स में मनोज सर है, नाटा सर है, लेजेंड्स, लेजेंड्स, मतलब आपको जो नॉलेज मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान में कितने सीए जो नाटा सर से पढ़े, सीए कर रहे हैं, नाटा सर कब से पढ़ा रहे, वो सीए के बच्चों के बच्चे भी अब क्या कर रहे, सीए कर रहे। वो लेवल का आपको क्या मिलेगा नॉलेज, एक्सेप्ट आपको करना है, आपको वो दिखाना है अंदर कि भैया हमको वो नॉलेज चाहिए। इंटर में आके शर्म छोड़ देना, सब लोग को बोल रहा हूं, शर्म छोड़ देना, बेशरम बन जाना। बेशरम बनने का मतलब ये है, कभी भी कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, आपको पूछना है। आप जितनी ज्यादा, जैसे जो टीचर्स को मैं देखता हूं, हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स सब बढ़िया पढ़ाते, लेकिन अगर आप अपना आके और दिखाएंगे कि हमको और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हमको भी इंटरेस्ट और बढ़ता कि हाँ यार बच्चे अच्छे, हमको भी उस लेवल पे जाकर पढ़ना चाहिए। कभी कभी कुछ क्लास ऐसी रहती है, कुछ बोलते ही नहीं है, जो पढ़ा दिया आपको डाउट ही नहीं आ रहे, मैं खुद ही डाउट क्रिएट करता हूं, वो खुद सोचते हैं, बोले हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता था। बट अगर आप अपने माइंड को ओपन रखेंगे ना, तो यू विल लव द जर्नी। आपको इस जर्नी से प्यार करना है, ऐसा नहीं कि बस अब ये इंटर है, थोड़ी मुश्किल हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं था, घर वालों ने बोल दिया सीए करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आज की कोई जनरेशन ऐसी है, मेरी को तो घर वालों ने भेजा था कि जा तू सीए कर, मैंने थोड़ी, मेरे को तो पता भी नहीं था कि सीए होता क्या है। पापा ने किसी से पूछ लिया था कि सीए भी होता है, तो वो भेज दिया। मैं तो साइंस का था, मैं तो 11 12 पीसीएम, मेरा 11 बायो था, 12th में वो क्या बोलते हैं, वो मैथमेटिक्स था। बायो में मेरे को निकाल दिया उन लोगों ने, मेरी राइटिंग क्या थोड़ी सी खराब थी और मेरे को ड्राइंग व्राइंग आती नहीं थी, तो बायो से निकाल के मैं इधर आया, आईआईटी दी नहीं हुआ मेरा। अब मैं बीकॉम करने चला गया था, बीकॉम कर रहा था मैं, पापा ने बोला बीकॉम क्या कर रहा है, साथ साथ में सीए भी कर ले, तो कर लिया। आज की जनता, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजन लेना हो ना, मैं आज के माँ बाप को देख रहा हूँ, बच्चा जो बोलता है ना वो करते हैं। बच्चे ने बोला है सीए करना तो वो सीए करेंगे, तो कोई जबरदस्ती भेजा नहीं गया आपको। सो आपको ये फोकस करना है कि दिल लगा के पढ़ाई करो। सीए की डिग्री बीकॉम की डिग्री के साथ ले लो भाई, 3 साल बीकॉम, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि बीकॉम किया कि सीए किया। कोई रिश्तेदार को यही मत पता चलने दो कि तुमने बीकॉम कर रही कि तुम सीए कर रहे। जैसे ही तुम्हारी बीकॉम खत्म होगा तुम्हारा सीए खत्म हो जाएगा। लटके पड़े हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, बीकॉम भी खत्म हो गया है। सीए का एवरेज पैकेज कितना है, कितना है, 12 लाख, 12 15, ठीक है, 9 लाख, मैं 9 लाख मानता हूं, सेफर साइड के लिए कितना मानता हूं, 9 लाख। 9 लाख का पैकेज, 2 साल वेस्ट कर दिए, 18 लाख रुपए चले जाते। 18 लाख रुपए किसको बोलते, वो 18 लाख शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा होता तो आप देखते नहीं क्या रील्स, वो 18 लाख डाल के छोड़ दो, 50 साल बाद पता नहीं कितने हो जाते। तो कंपाउंडिंग का भी तो इफेक्ट था। सो आप ये समझिए कि आपको बिल्कुल इस लेवल पर आके टाइम वेस्ट नहीं करना है। दोस्त मेरा जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट में टैक्स लॉस बोलते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है टैक्स लॉस। और इस टैक्स लॉस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है डायरेक्ट टैक्स लॉस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम पढ़ेंगे कैसे, कुछ लिखना नहीं है, समझने की जगह
ना, डायरेक्ट टैक्स लॉस और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। डायरेक्ट टैक्स लॉ भी 50 मार्क्स का है और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ भी 50 मार्क्स का है। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ आपको निखिल सर देखेंगे, मेरा काम कहां पे रहेगा, डायरेक्ट टैक्स लॉ। सिर्फ बोलने का 50 नंबर का है, जब इसका कंटेंट देखोगे ना, इसका कंटेंट जो है 100 नंबर का ही है। आप बोलोगे सर 100 से भी ज्यादा है, बट यस इतनी इंपॉर्टेंस रखता है ये सब्जेक्ट अपनी फील्ड में। इनकम चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम, अगर इनकम टैक्स का नाम किसी के सामने आता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सोचते हैं वो लोग, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अभी तो इसकी औकात 50 नंबर की है, लेकिन सीए फाइनल में कितने का है, 100 मार्क्स का। तो इसको अभी के हिसाब से मत देखिए, किसके हिसाब से देखो, 150 मार्क्स के हिसाब से। ये वो सब्जेक्ट है, यहां से आपका जो बेस बनेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी आपने सुना होगा बीच में नया इनकम टैक्स आने वाला है, सरकार ने नया बिल रखा है। आप नया इनकम टैक्स पढ़कर जब बाहर निकलेंगे ना, आपकी वैल्यू कितनी रहेगी, ये सब्जेक्ट आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। जितने भी पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वो इतना डीपली नहीं पढ़ के जा रहे होंगे जितना आप लोग पढ़ के जा रहे होंगे। आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नया टैक्स लॉ आता है, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, स्कोप बहुत अच्छा होगा। इस सब्जेक्ट को आपको आगे लेके जाएगा। सब्जेक्ट को आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, इस सब्जेक्ट को। इसके अंदर 35 नंबर की थ्योरी आती है और 15 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। तो सेम चीज निखिल सर के साथ भी रहेगी। 30 नंबर 35 नंबर का वहां पर आएगा, 15 नंबर के क्या मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव। तो 30 नंबर के टोटल क्या आ जाते हैं, एमसीक्यूज। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स लॉ जो पढ़ना है, मैंने आपको कहा मॉड्यूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको अपने नोट्स दूंगा बच्चों, मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अपने नोट्स के साथ आपको मैं क्लास नोट्स बनवाऊंगा। इस पे हमें क्या करना है, फोकस। ये क्लास नोट्स ऐसे क्लास नोट्स होंगे ना, इसमें एक एक चीज होगी। आपके मॉड्यूल हो या फिर आपके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हो या फिर आपके कहीं आरटीपी में कोई डिफिकल्ट पॉइंट्स हो, एक एक चीज आपको कहां मिलेगी, क्लास नोट्स में। अगर वो क्लास नोट्स कर लिए तो वो इक्विवेलेंट टू मॉड्यूल है। इनफैक्ट आपको अलग अलग चीजें ढूंढ के भी नहीं लानी पड़ेगी कि हाँ भैया मेरे पास ये पिछले साल की 3-4 साल की आरटीपी में कोई इकट्ठी करनी पड़ रही है, या फिर मुझे कहीं के पिछले मॉक टेस्ट पेपर देखने पड़ रहे हैं, या प्रीवाई क्यू देखने पड़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ नहीं देखना है, क्लास में अपन बहुत शानदार नोट्स बनाएंगे। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, जैसे एक चैप्टर है जिसको हम डिस्कशन अभी चालू करेंगे। जैसे ये चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस। ये इस रेजिडेंशियल स्टेटस के ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। थोड़ी राइटिंग आप समझ सकते हैं, वो राइटिंग मेरी ऐसी है, ठीक है। फिर भी मैंने ट्राई किया है कि उसको बेटर तरीके से प्रेजेंट करूं, समझ में सब आएगा। इसके अंदर मैंने एक एक चीज हाईलाइट करी है। एक एक वर्ड जो मॉड्यूल में लिखा होगा ना, वो इसके अंदर होगा। बहुत शॉर्ट में होगा और बहुत क्रक्स तरीके से होगा। आप पिछले 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन निकाल के देख लेना, इसके अंदर जो पॉइंट है लिखे हुए उसी से क्वेश्चन बने होंगे। तो ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने वो सारे क्वेश्चंस की स्टडी करी, एक एक चीज को डिटेल में देखा और उसके बाद ये नोट्स बनाए। ये नोट्स आपको मैं सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करूंगा, है ना। हार्ड कॉपीज यू विल बी गेटिंग डिफरेंट नोट्स। तो ये सारी चीजें, और इस नोट्स के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर दोस्त, आपको पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन भी नहीं दिए मैंने। सारे 20 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन देंगे अपन, पागल नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूं। कितनी बार तो क्वेश्चन रिपीट होते, तो मैंने वही क्वेश्चन दिए जो हर में नए नए पॉइंट से एक आध दो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है उसको प्रैक्टिस करने के लिए रिपीट में दे दिया होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन को मैंने ऐसा डिसाइड किया, मॉड्यूल में से कुछ लगा कि हाँ सेम पॉइंट्स, वो क्वेश्चन को मैंने इग्नोर किया। यहां पर जो चीज है वो फुल एंड फाइनल क्रक्स है, क्रक्स। तो सर क्या जो आपने पास्ट एग्जाम की बात करी, तो कुछ नया नहीं आता है क्या? ऑब्वियसली बात है, नया आ सकता है। इसलिए मैंने पहला वर्ड ही क्या बोला, रैप करना पड़ेगा। रैप का मतलब क्या है? सबसे पहला वर्ड क्या था, प्रोविजन। आपको किस पे फोकस करना है? प्रोविजन पे। कुछ नई चीज आएगी तो हमारे साथ कौन है? प्रोविजन। अरे 50 में से 50 नंबर का नया थोड़ी आता है। 50 में से 50 का नंबर नया थोड़ी आएगा। 50 में से 10 का नया आएगा, चलो 20 का आएगा, 30 तो हमारा वही आएगा ना। सो ये नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे आपके। ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको कहीं और किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस पे पूरा फोकस करना है। मेरा इसके पहले एक सब्जेक्ट पढ़ाता था मैं, आपने नाम नहीं सुना होगा सब्जेक्ट का, वो चला गया आपके आने के पहले। ईआईएस करके एक सब्जेक्ट होता था। हर्ड अबाउट द ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके सब्जेक्ट होता। वो रटने वाला सब्जेक्ट था बच्चे।
उसमें याद करना पड़ता था। और रटना भी क्या मालूम है, ये लॉ थोड़ी रटना भी कौन सी वो टेक्नोलॉजी वाली थ्योरी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल नेटवर्क, अपने तो बाहर की चीज, अपने बिल्कुल बाहर की चीज, वो हम क्लास में याद करवा देते थे बच्चों को। वो सब्जेक्ट जो कि एकदम अलग ही चीज है, नेटवर्क है, www डॉट पता नहीं क्या क्या चीज है, क्या क्या टेक्निकल बातें थी वहां पे, वो उसकी थ्योरी उसका कंटेंट याद हो जाता है। ये तो टैक्स है बच्चे, ये टैक्स है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको एक एक चीज क्लास में भी याद करवा सकता हूं। बस आपको करना क्या है, करना इतना है कि रोज जाके 10 मिनट 15 मिनट मेरे सब्जेक्ट को देने हैं। अगर ये कर लिया तो आपको याद करने का भी टेंशन खत्म, आपको कोई डाउट भी नहीं रहने वाला। पहली बात तो सब्जेक्ट में मजा बहुत आएगा। डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोल दिया मैंने, पहले ही बोल दिया कि डिफिकल्ट है, लेकिन वो डिफिकल्ट के बाद आपको पता चलेगा कि यस इट इज वेरी स्कोरिंग। आपको प्यार होगा इस सब्जेक्ट से धीरे धीरे करके, क्योंकि इसमें वो प्रोविजन है, इतने प्यारे प्रोविजन है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। बस एक ही चीज की समस्या है, लेंथी है। उसको भी डिकोड कर लिया है, उसको भी डिकोड कर लिया है कि कैसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मैंने पूरे इनकम टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कुछ चैप्टर्स मैंने एक ग्रुप में डाल रखे हैं और कुछ चैप्टर्स मैंने एक ग्रुप में डाल दिए। एक ग्रुप के अंदर जो चैप्टर्स है वो छोटे चैप्टर्स है, दोनों 25-25 कर दिया, मतलब एक ग्रुप भी 25 का है और दूसरा ग्रुप भी किसका है, 25 का। ऐसा मैंने किया है। अब वो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें कुछ चैप्टर्स रख दिए, नाम अभी बताने से सेंस नहीं, क्योंकि अभी आपको इनकम टैक्स का कोई आइडिया नहीं है। छोटे चैप्टर्स है, जल्दी हो जाने वाले चैप्टर्स है, मतलब अगर देखा जाए तो 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर वो 25 नंबर का आपका कवर हो जाता है। टोटल में कितने महीने पढ़ाऊंगा बच्चों, आपको 4 महीने बोला मैं। 4 महीने में से 1 महीने किस पे जाने वाले मेरे, 25 मार्क्स का जो पार्ट है उस पे जाएंगे, और बचे हुए 3 महीने किस पे जाएंगे, जो 25 मार्क्स का पार्ट है, जो कि लेंथी होगा। लेंथी होगा और उसमें से आएगा कितने मार्क्स का, लेकिन होता सबसे इंपॉर्टेंट वही है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के इनकम टैक्स में ऑडिट करना है, टैक्स ऑडिट करना है, तो आपको उन चैप्टर्स के प्रोविजंस आने चाहिए, वो तो 100% इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्क्स स्कोर करने के लिए डिवीजन किया है, एंड इससे रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे। अभी जो रिसेंट बैच हुई, मतलब इमेजिन करो 91 इनकम टैक्स में लाना, 91 इनकम टैक्स में लाया, जिसकी 19th रैंक आई, उसके 91 मार्क्स है, एंड नोबडी इन इंडिया हैज क्लेम टिल येट कि उसको 90 से ज्यादा मार्क्स है। इवन जो टॉप फर्स्ट रैंक है उसको भी 70 नंबर है, उसको 70 नंबर है और उसको 91 है। क्यों, सिर्फ प्लान। प्लान हुआ क्या, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो जो प्लान क्या करा, जो पार्टीशन किए, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में पूरा फोकस किया, बहुत क्वेश्चन किए, डिफिकल्ट डिफिकल्ट से क्वेश्चन किए। पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी लेंथी होता है, हर किसी से नहीं बन सकता। मैं हर किसी को ये नहीं बोलूंगा कि भैया बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, किस्मत भी चाहिए उसके लिए। उसकी किस्मत थी कि जो क्लास में क्वेश्चन किया 15 नंबर का वही आ गया, तो अब यह किस्मत का काम रहता। होता क्या, एग्जैक्टली जो पढ़ा वो सेकंड पार्ट में आ गया। फर्स्ट पार्ट स्कोरिंग है, 25 में से कोई भी एग्जाम पास हो, आप चाहो तो 25 में से 20 मार्क्स उसी में ला सकते। 25 में से 20 मार्क्स सिर्फ मतलब आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 40 चाहिए ना। चलो 40 नहीं बोलेंगे अपन, 40 नहीं बोलेंगे, मेरे सब्जेक्ट का बर्डन किसी पे नहीं आन देंगे, तो अपन पास होने के लिए चाहिए 50 नंबर इनकम टैक्स जीएसटी मिला के। तो उस केस के अंदर अगर आप इधर 25 में से जो ये 25 नंबर का पार्ट रहेगा, इसमें आप 20 लेकर आते हो, तो जो डिफिकल्ट पार्ट है ना बच्चों, उसके अंदर इजीली आराम से 7 8 10 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। बुरी सी बुरी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। तो जो इंसान फेल होते, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो फेल होते कैसे, जिसको 40 से कम आ रहे हैं, मतलब लिटरली उसने पढ़ाई नहीं करी। फिर 40 से कम आने वाले इंसान ने पढ़ाई नहीं कर रखी है, क्योंकि उसने प्लान ही नहीं बनाया, वो पढ़ता चला गया। यहां पर एक बात याद रखना, इंटर में जरूरी नहीं कि आप सब कुछ पढ़कर जाएं। जरूरी यह है कि जो पढ़े, जितना पढ़े, और जिस चैप्टर को पढ़े, पता चला ऐसा चैप्टर पढ़ रहे जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा, पूछा ही नहीं जा रहा एग्जाम के अंदर। आप बोल रहे हैं मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, उसके आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे, क्योंकि आपको आगे अच्छा लगने लग गया। जब इंसान को क्या कॉन्फिडेंस आता ना कि हाँ अरे ये चैप्टर बन गया मेरे से, अब तो कोई सा भी क्वेश्चन लेकर आओ, आप करते लग जाते हैं, हाँ कर देंगे कर देंगे। क्या मतलब, वो मेरे ग्रुप बन, इंस्टीट्यूट ने तो क्या कर रखा है, इंडिविजुअल चैप्टर के मार्क्स दे रखे बच्चों कि हर चैप्टर में से कितने नंबर का आता है। लेकिन क्या है, इंस्टीट्यूट जो मार्क्स दे रखे ना उस पर 100% काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक चैप्टर था रेजिडेंशियल स्टेटस करके, वो हर बार 6 नंबर का आ रहा था, पिछले अटेम्प्ट में पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। अब बच्चा किसके भरोसे चले जाए, वो 6 नंबर के भरोसे तो खत्म हो जाएगा वो। मेरे ग्रुप बनाने का रीजन क्या है पता है, अगर 6 नंबर का इससे नहीं आएगा ना, तो उस ग्रुप के किसी ना किसी चैप्टर से तो आएगा।
तो वो ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना है, काम हो जाएगा। एंड आई लिटरली प्रॉमिस यू कि सबसे प्यारा सब्जेक्ट आपको यही लगेगा, सबसे प्यारा सब्जेक्ट। सबसे डिफिकल्ट हो सकता है, हो कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन आपको मजा इसमें बहुत आएगा। ये सारे नोट्स मैं अभी रिसेंटली बना रहा हूं, ये जो भी हमारी मे अटेम्प्ट्स के एग्जाम है उनको क्रैश वैश वगैरह देना है, तो ये सारे नोट्स में उनके लिए ही, अभी जैसे ये अदर सोर्सेज करके चैप्टर है, ये नोट्स ऐसा नहीं है कि बस मैंने सिर्फ मॉड्यूल देखा और उसके चीजें लिख दी। इसको मैंने अलग अलग जगह से रिसर्च करके जो पॉइंट टिपिकल हो सकते थे उस सबको इंक्लूड करके मैंने ये नोट्स बनाए। आपको इससे अच्छे बेटर चीज मिलेगी नहीं, और ऐसे आपको हर चैप्टर पे दूंगा, हर चैप्टर पे अपन ऐसा करेंगे। एनीवेज, अभी आ जाते हैं हम लोग वापस इधर। तो नोट्स जो आपको मिलेंगे ही सही, फिर हमारे पास क्या रहेंगे, क्लास नोट्स, बहुत हेल्प करेंगे आपकी ये। इसके बाद दोस्तों आपको मैं दूंगा एक वैसे तो देखो क्या है, जो मैं शीट दूंगा ना उसकी शीट के नीचे ही आपके पास क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस, वही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, प्लस एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जिस पॉइंट पे जो डिफिकल्ट है, हो सकता है इंटर लेवल पर इंस्टीट्यूट नहीं पूछना चाहती हो, मैं आपको वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, मेरी क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको क्लियर बोलूंगा ये कौन से क्वेश्चन है, ये मेरे क्वेश्चन है। पहले मैं क्लास में मेरे क्वेश्चन करवाता हूं ताकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ट हो। उसके बाद हम कहां जाते हैं, पीवाईक्यूज, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस पे। यस, सो टेस्ट, ये चार चीजें नहीं भूलनी है, नोट्स, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एंड साथ में आपको देना पड़ेंगे खूब सारे टेस्ट। मेरे सब्जेक्ट में आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि सर टेस्ट हो नहीं रहे हैं, बिकॉज अब जैसे एक सैलरी करके चैप्टर है, उसको 1 महीना पढ़ाना पड़ेगा। मैंने 4 महीने बोले तो 1 महीना सैलरी में है, 1 महीना बोले तो 20 दिन जाएंगे सैलरी में, 20 दिन जाएंगे एक बिजनेस हेड करके चैप्टर है उसके अंदर। तो वो क्या होता है कि उसमें टाइम लगता है, चैप्टर जब तक खत्म नहीं होगा मैं टेस्ट कैसे ले सकता हूँ। सो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब टेस्ट स्टार्ट होंगे तो यू हैव टू बी वेरी रेगुलर। जो मैंने पार्ट ए में जितने टॉपिक्स रखे हैं वो सब लास्ट में आते हैं, मैं उनको पहले पढ़ाना चालू नहीं कर सकता। अगर मैं पहले पढ़ाऊं उसमें से कुछ टॉपिक आएंगे पहले, लेकिन वो आते बाद में। तो आपको इनिशियली इनकम टैक्स में ये लगेगा कि यार सर 2 महीने हो गए और हमारे 2 ही चैप्टर हुए, 3 चैप्टर ही हुए। लेकिन जैसे ही 4 मंथ कंप्लीट था, 2 महीने कंप्लीट होंगे, 2.5 महीने कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होंगे वो बहुत फटाफट खत्म होंगे। तो 4 महीने में मैं सिलेबस खत्म करूंगा, विथ रिवीजन खत्म करूंगा। रिवीजन देखो मैं कैसे कराता हूँ, जो मे अटेम्प्ट की बैच होने के बाद मे के जो बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा, वो लोग सितंबर अटेम्प्ट के लिए आएंगे, तब तक मेरा सिलेबस आपका खत्म हो चुका होगा। तो उनकी जो क्रैश बैच चालू होगी या उनके लिए जो हम बैचेस चालू करते हैं, तो रिपीटर्स बैच, उसके साथ आपको रिवीजन, तो बैच खत्म होते से 1 महीने का कंप्लीट रिवीजन, और उसमें सब कुछ कवर किया जाता है। अब ठीक है साहब, ये यहां लिखा है एक वर्ड, टैक्स लॉस, टैक्स लॉस। दोस्तों मुझे ये बताइए, क्या भारत सरकार किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है क्या? क्या भारत सरकार किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है? जो चाहे वो टैक्स। अभी बीच में हमने सुना होगा पॉपकॉर्न पे क्या लगा दिया इनने, टैक्स। तो मतलब ठीक है, पॉपकॉर्न ऑपकॉर्न की बात तो सब बकवास है। क्या सांस लेने पे टैक्स लगाया जा सकता है? सांस लोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, जितनी सांसें ली उतना टैक्स। नो नो, तो नो क्यों, वाई नो, एनी रीजन फॉर इट? सीतारमण आंटी तो आके कल ही बोल सकती ना, तो जितनी सांस लेगा, मेरे को पता है कौन कितनी सांस लेता है ऑन एन एवरेज, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वाई नॉट? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लगेगा, श्रेया ने कहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम उसी मैटर पे क्या लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं जो कहां है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो बच्चों कोई आपसे पूछे ना, पावर टू इम्पोज टैक्स ये कहां से आता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं तो लिखा है, कहीं ना कहीं तो लिखा है कि साहब इनकम टैक्स लगाया जा सकता है, इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। सो वी आर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट इज फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, टैक्स लगाते क्यों है, वाई टैक्स? इजी है यार, ये तो तुमने कॉमनली भी बोल सकते यार, देश चलाने के लिए टैक्स लगाते क्यों है?
रेवेन्यूज वगैरह है ना, रेवेन्यू के लिए, तो टू रन दी कंट्री, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। यार गवर्नमेंट क्या खुद नहीं कमा सकती क्या? अपन से ही क्यों लेना? अभी जो ट्रम्प जीत के आया ना, ट्रम्प का स्टेटमेंट क्या था मालूम? उसने बोला मैं इनकम टैक्स हटा दूंगा। एक एंकर ने उनसे पूछा, एक पत्रकार वगैरह किसी ने, मुझे याद नहीं, उसने पूछा कि भैया ये इनकम टैक्स का क्या सोच रहे हैं आप? मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोग इनकम टैक्स ही ना दे, मैं कमाऊंगा अपने देश के लिए। कैसे? अभी आपने देखा होगा वो टैरिफ वगैरह बढ़ा रहा है ना? अभी आप देखोगे टैरिफ वॉर चल रहा है, ही इज इंक्रीजिंग द टैरिफ। तो बच्चों देखो क्या है, कमाया तो कहीं और भी जा सकता है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है? आबादी। परफॉर्मेंस देख रहे अपन, कैसा हो गया, 150 करोड़ से ऊपर चले गए, चाइना को छोड़ दिया पीछे अपन ने। तो इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आएगा भाई, टैक्स से आएगा भाई पैसा। कुछ कंट्रीज है जहां टैक्स नहीं लगता। एनी एनी कंट्री यू रिमेंबर? दुबई, दुबई का नाम सब जानते, दुबई का नाम सब जानते, दुबई में टैक्स नहीं लगता। दुबई को बोलते हैं बच्चों टैक्स हेवन। क्या कहते हैं? टैक्स हेवन। टैक्स हेवन कंट्रीज, कभी कभी वर्ड आएगा इनकम टैक्स में। टैक्स हेवन कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती है जहां पर क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। एक मॉरिशियस, एब्सोल्युटली करेक्ट, मॉरिशियस, मॉरिशियस जो है एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां टैक्स नहीं लगता बच्चों, टैक्स फ्री कंट्री है। लगता भी तो बहुत कम लगता है, टैक्स लॉज बहुत वीक है। ये लोग कहां से कमाते फिर? टूरिज्म वगैरह से कमाते। इसके बाद ये बात आती कि यार पावर टू इम्पोज टैक्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। हु मेक्स टैक्स लॉ? टैक्स लॉ बनाता कौन है? कीमन आइलैंड। यस देवांश, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बताऊंगा, और चीजें हम डिस्कस करेंगे, और चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो टैक्स लॉ बनाता कौन है? बहुत, हु मेक्स द लॉ? पार्लियामेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉ कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट में क्या होता है बच्चे? फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बनाती बच्चे, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो चलाने का काम करती है। लॉ बनने के बाद उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते। तो कौन, पार्लियामेंट क्या करते? लॉ बनाते। अच्छा लॉ कैसे बनता? बिल पास करके। सब पढ़ के आए आप लोग है ना, बिल पास करके। तो बिल कैसे पास होता? लोकसभा में पास होता, राज्यसभा में पास होता, प्रेसिडेंट की क्या मिलती है? अप्रूवल। तो बिल क्या बन जाती है? एक्ट। तो हाउ? तो ये बिल पास करते हैं, जब ये बिल पास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक्ट। तो बच्चों ऐसे ही रहा होगा, हमारा इनकम टैक्स का पहले बिल आया होगा, पहले तो ड्राफ्ट रहता है, फिर ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं, तब वो क्या बन जाता है? बिल। और जब वो पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? एक्ट। हमारा इनकम टैक्स है ना 1961 में पास हुआ था। प्रेसिडेंट की अप्रूवल कब मिली थी उसको? 1961 में। इसलिए जो एक्ट है वो क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सर क्या 1961 के पहले टैक्स नहीं लगता था क्या? आपको क्या लगता है 1961 से पहले हिंदुस्तान में टैक्स नहीं लगता था क्या? अंग्रेजों के जमाने से लगना रहे, ले ही रहे थे ना लगान वो लोग। मूवी सुना होगा आपने, देखा होगा, बहुत पहले से लग रहा। लेकिन एक बात बताओ, वो मुगलों के टाइम पे ना, वो उसके टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, 18वीं सेंचुरी में मैं टैक्स की बात करूं क्यों? अपने को क्या लेना देना? अपने को तो अभी की बात करनी है। तो दोस्तों मैं इनकम में पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, है ना, जनरली हिस्ट्री में जाके टैक्स क्यों होता है, क्या लगता है आपको, सबको पता है टैक्स वगैरह का रीजन क्या होता है। विल नॉट वेस्ट टाइम इन गोइंग इनटू द हिस्ट्री, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल आल्सो बी अ हिस्ट्री। हो सकता है कि आप ही आखिरी बैच हो जो ये पढ़ रही हो, उसके बाद नया इनकम टैक्स आ जाए, क्योंकि नया इनकम टैक्स का बिल पार्लियामेंट में रखा जा चुका है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। तो चेंज हो जाएगा भैया इनकम टैक्स। तो मैं तो उसकी स्टडी कर ही रहा हूँ, है ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा बस कॉस्मेटिक दिख रहा है थोड़ा सा। इन्हें प्रोविजन वोविजन तो क्या करें, सारे सेम रखे हैं, बस सेक्शन नंबरिंग वगैरह क्या कर दी, ठीक कर दी। अभी हमारे इनकम टैक्स में सेक्शन बहुत खतरनाक खतरनाक सेक्शन है,
उनको याद, बच्चों को याद रखने में ऐसा डर लग जाता है कि सर कैसे याद रखना। जैसे एक सेक्शन है 80, तो उसमें 80C, 80CCC, 80CCD1, 80CCD2, 80CCH, 80JJA, 80QQB, RRB, TT, TTB, अब ऐसे सेक्शंस है। वो चौधरी क्या हो गया ये, अब आपको पढ़ाऊंगा वो उधर पीजीबीपी सेक्शन, तो सेक्शन 40A1 ना सेक्शन 40A2 ना सेक्शन 40A3, कंफ्यूजिंग। अब उन्होंने क्या करा, सेक्शन, अब जीएसटी पढ़ोगे, क्या प्यारा एक्ट है भाई, क्या प्यारा एक्ट बनाया, जीएसटी को इतना आसान कर दिया। वो चाचू मतलब निखिल सर आते आखिरी के 2 महीने बैटिंग करते, 2 महीने बैटिंग करके जीएसटी 50 नंबर का खत्म करके चले जाते। मेरे को यहाँ पे कितना टाइम लगता है इसके अंदर, 4 महीने लगते, लेंथी इतना है। इन लोगों ने क्या करा, नए एक्ट के अंदर ऑलमोस्ट चीजें सेम रखी, ऑलमोस्ट चीजें सेम रखी, ऐसा कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं दिख रहा। नंबरिंग ठीक कर दी उनने। अब क्या कर दिया, जीएसटी में भी जैसी नंबरिंग है, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जिसको पढ़ना क्या पढ़ने में थोड़ी सी क्या होती है, आसानी, और थोड़ी लैंग्वेज को क्या कर दिया उनने, आसान करा, यही काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ेंगे वो आपके लिए पूरा की पूरा वेस्ट हो जाएगा, आपको वो चीज काम आएगी, है ना, बस क्योंकि नए लॉ को समझने में और आसानी हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, पावर टू इंपोज टैक्स कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। बनाता कौन है, पार्लियामेंट। बनाते कैसे हैं, बिल पास करके। उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम किसका होता है। लॉ बनने के बाद देश में कानून का पालन हो, लोग ये एक्ट ढंग से एप्लीकेबल हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो, यस, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी की होती है। रूलिंग पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल, मोदी जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्ट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज रिस्पॉन्सिबल। बट बच्चों समस्या ये कि मोदी जी के पास बहुत काम है, उनको ट्रम्प से मिलना है, इटली घूमने जाना है, और अलग अलग जगह आना है, 10 लोगों से मिलना है, भाषण वगैरह देना है, तो पड़ा है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो मोदी जी ने बोला ये काम मैं किसी और को दे देता। कौन सा वाला काम, टैक्स लगाने का। मैं टैक्स लगाने का काम किसी और को दे देता, डेलीगेट कर देता। एंड मोदी जी ने ये काम डेलीगेट किया है किसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। मैंने टैक्स पढ़ाना चालू नहीं किया है, हम कहां से चालू हुए कि कोई टैक्स लगाया ही क्यों जाता है, फिर लगाया कब जा सकता। ऐसे तो टैक्स देश को पैसे की जरूरत है तो हर चीज पे क्या लगा दे टैक्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है ना, लेकिन एक बात बोलूं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया जा सकता है। सरकार को किसी भी चीज पे टैक्स लगाना है ना तो वो लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अमेंड करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ मेजोरिटी एंड अ डिफरेंट प्रोसीजर, एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फाइनेंस मिनिस्टर के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो हेड होती है बेटा, वो कौन होती है, फाइनेंस मिनिस्टर। एंड हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको फाइनेंस का, बट शी इज होल्डिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक दैट इज द रीजन मोदी जी वांट्स कि शी शुड बी देयर। डिसीजंस जो लेते हैं थोड़े हार्श होते हैं लोगों के ऊपर। इंडिया के टैक्सेशन के लिए थोड़ी बुराई भी होती है, अभी थोड़ा ठीक करने की उन्होंने कोशिश की है रिसेंट बजट में। बीच में बहुत चल रहा था उनके अगेंस्ट कि हर चीज पे क्या लगाया जा रहा है टैक्स, मिडिल क्लास सफर कर रहा है। बट मोदी जी के आने के बाद 2014 में जब से वो आए हैं, टैक्सेशन इंडिया में बहुत बड़ा है, बहुत काफी इंक्रीज हुआ है। आप पहले ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स या इंडिया में जो लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, वो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता था बेटा, एग्जम्प्ट होता था। तो एफआईआई इंडिया में क्या लगाते थे, पैसा, क्योंकि इंडिया में लॉन्ग टर्म पे टैक्स नहीं था, पैसा लगाते थे। 2014 में मोदी जी आए, उसके बाद से इन लोगों ने रिफॉर्म करने स्टार्ट किए टैक्सेशन में। एंड 2018 में जो बजट आया, कैपिटल गेन्स पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे क्या लगेगा, टैक्स लगा दिया भैया एकदम से। अब सोचो जो इंसान 20 साल 25 साल से कोई चीजें होल्ड करके बैठा है, उसकी तो बैंड बज गई होगी। वो तो ये सोच रहा था कि टैक्स नहीं लगेगा, एकदम से क्या लग गया, टैक्स। समस्या है भैया, चेंज किया इनने। फिर ऐसे करते 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 मल्टीपल डिविडेंड, आपने सुना डिविडेंड मिलता है, कंपनी से डिविडेंड मिलता है, तो पहले डिविडेंड पे क्या लगता था, डिविडेंड पे टैक्स ही नहीं लगता था, डिविडेंड जो मिलता था वो एग्जम्प्ट होता था। उसका सही भी है भाई, डिविडेंड एग्जम्प्ट भी होना चाहिए। बताऊं क्यों,
क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी पे क्या लग गया? टैक्स। अब कंपनी में टैक्स लग गया तो वो कंपनी पे टैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया ना। अब वो मुझे मिला तो मेरे से वापस टैक्स ले लोगे क्या? ये तो टैक्स पे क्या हो गया? टैक्स। आंटी जी से पूछा गया टैक्स पे टैक्स क्यों लगाते? नो आंसर, नो आंसर। बीच में एक रिपोर्ट देखी थी, मिलियनर्स इंडिया छोड़ के जा रहे, मिलियनर्स इंडिया छोड़ के जा रहे। उसका रीजन है कि यार भाई इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा हाई है यार, बहुत हाई टैक्स है। आप बताओ कि यार एक मोटा मोटी में बोलूं कोई 1 करोड़ रुपए कमाता है, 1 करोड़ रुपए उसकी इनकम है, मैं आपको बताता हूं उसका टैक्स में कितना चला जाएगा। 35 लाख तो किस में हटा दो? इनकम टैक्स में सीधा। 1 करोड़ रुपए कमाए तो 35 लाख खाली। आप पापी हो, आपने क्यों कमाए पैसा हमारे देश में? लाओ टैक्स दो। 35 लाख तो वहां चले गए। इसके बाद बच गया आपका, जो बच गया वो बच गया, उसको क्या करोगे आप? सामान वामान थोड़ा एंजॉय करोगे, जीवन में घूमोगे, ये करोगे, मोबाइल फोन लाओगे, आप अपने घर के लिए सामान खरीदोगे, कार वगैरह खरीदोगे। 20 लाख की कार खरीदते ना, 10 लाख तो टैक्स के हैं। 20 लाख की कार में 10 लाख का टैक्स है, ठीक है? तो वो इंसान जो ज्यादा कमा रहा, अच्छी कार खरीदेंगे बॉस, टैक्स में चले गया, जीएसटी में चला गया पैसा। घर के सामान खरीद रहे, खा रहे, घूम रहे, उसमें जीएसटी में चला गया। तो बेटा अपने 1 करोड़ में से 40 चले गए थे, बचे कितने? 60। 60 में से 25 हटा दूं क्या मैं? 25 हटाता हूं किसमें? दूसरे टैक्सेस में, जीएसटी फीएसटी के अंदर जो लगे होंगे आपके। तो अब बचे कितने आपके? 35। अब बचे आपके 35। अब आप 35 का क्या करोगे बच्चों? 35 को क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, शेयर खरीदोगे। शेयर खरीदते टाइम टैक्स, शेयर बेचते टाइम टैक्स। प्रॉफिट हो गया तो फिर से टैक्स। आप बोलोगे नहीं शेयर मार्केट बुरी चीज है, अपन तो करते ही नहीं, जाना ही नहीं उस गली में। मतलब कितना है, मैं कितने टैक्सेस है मैं आपको बताता हूं। शेयर खरीदने पे टैक्स, शेयर बेचने पे टैक्स, और गलती से प्रॉफिट हो गया तो उस पर भी टैक्स। आप बोलोगे हम शेयर मार्केट नहीं जाना, हम पैसा लगाएंगे प्रॉपर्टी में, स्टैम्प ड्यूटी। हमने जो पैसा टैक्स में दे दिया उसमें से भी हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे, तो फिर से क्या लग रहा है? टैक्स। सब करे तो करे क्या, छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा बोल के लोग छोड़ के गए। लेकिन सी ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ के ऊपर सीधा कि सीधा अपन किसी से 40 लाख का ही क्या करेंगे, टैक्स भरवाएंगे। हमको वही तो स्टडी करनी, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ के दायरे में रह के किस तरीके से हम अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करें या कैसे काम करें कि यार उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो, मिनिमम हो। कैसे हम उसको एडवाइस करें। पैसा कभी भी बच्चों है ना, इनकम टैक्स में जो पैसा है वो पैसा इसलिए नहीं मिलता है अपने को कि हमको उसको इनकम टैक्स के रिटर्न भरने हैं या इनकम टैक्स का कोई छोटा मोटा काम आ गया वो कर देना है। वो पैसा वाली इसकी जगह नहीं है। अगर हम बोलेंगे क्लाइंट को हमको लॉ का अच्छे से इनडेप्थ नॉलेज है, हमको प्रोविजन का इनडेप्थ नॉलेज है, हम तुम्हारे 1 करोड़ की जगह 50 लाख पे टैक्स दिलवाएंगे। सेम चीज सेम सिचुएशन, 50 लाख बचा रहे आप उसके, 50 लाख पे उसका टैक्स बचा रहे, इतना परसेंट मेरे को मिलना चाहिए। यहां कमाई है। जब हम क्लास में पढ़ते हैं ना, जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो मेरा अभी फोकस प्रोविजंस पे बहुत होता है, बहुत प्रोविजन पे फोकस होता है। प्रैक्टिकली मेरे यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से आपको पढ़ाने के बाद मेरा जाके ऑफिस में ही बैठना, यही काम है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज में देने की कोशिश करना चाहता हूँ, बट होता ये कि एक तो अपन ऑनलाइन वगैरह क्या है, आजकल वीडियो वीडियो बन जाते, तो समस्या ये कि जो चल रहा है एकदम से हर चीज आपको बताई नहीं जा सकती। मे बी कोई चीज एथिकल हो, कोई चीज एथिकल ना हो, बट मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ट्राई करता हूं कि आपको चीजें समझाने की कोशिश करूं कि यार ये चीजें इस तरीके से वर्क करती है, प्रैक्टिकली अलग। लोग क्या करते बच्चे, ऐसा थोड़ी है कि आपके पास आएंगे 1 करोड़ की इनकम में टैक्स भर दो। वो आएंगे भाई, इतनी कैपेसिटी है टैक्स भरने की, तू मेरा काम करेगा तो कर, नहीं तो रहने दे, किसी और सी के पास जा रहा हूं। वो कमाता होगा 1 करोड़, वो बोलेगा मैं तो सिर्फ 2 लाख रुपए का टैक्स भरूंगा, तू भरवा सकता क्या? ऐसा। बट दिस थिंग्स मैं ऐसी चीजें जो है कभी कभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बट और भी प्रोविजंस कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं, थ्योरी क्या होती है, थ्योरी पढ़ना अलग बात है, प्रैक्टिकल अप्लाई करना अलग बात है, तो वो चीज यहां बताऊंगा। आज के मैं इंस्टीट्यूट से थोड़ा भी इंप्रेस भी हूँ, बहुत इंप्रेस हूँ। इन्हें नए जो मॉड्यूल्स है, इनमें जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें चल रही है वो चीजें भी उसने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है।
उनको लगता है ना कि कहीं यहाँ बुकिश है और थ्योरी में कुछ और चल रहा है, मतलब थ्योरी में कुछ और चल रहा है, प्रैक्टिकल में कुछ और चल रहा है, तो वो नीचे अल्टरनेट व्यू दे देते हैं अपना सॉल्यूशन के लिए कि हाँ इसको इस तरीके से प्रैक्टिकली होता है, इसको ऐसे हैंडल किया जाता है, एंड इट्स वेरी गुड थिंग। सी फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने बोला कि इम्पोस्ट टैक्स कहां से आता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। लगाता कौन है, आपका पार्लियामेंट। लाइक पावर आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, लगाता पार्लियामेंट है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। पर जब फाइनेंस मिनिस्टर, समझो एक अकेली फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण देश के इनकम टैक्स और जीएसटी का ध्यान रख सकती क्या? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी हेल्प करने के लिए दो संस्थाएं बनाई हैं, दो बॉडी बनाई है, दो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है। एक है बच्चे सीबीडीटी और एक है आपकी सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। मैं वहां आता हूं। सीबीडीटी के अंदर दोस्त क्या है, पैनल है, 7 लोगों का पैनल है। सीबीडीटी जो है उसमें कितने लोग हैं, 7 लोग। एक्सपर्ट लोग है ये, एक्सपर्ट। फिर किस फील्ड में एक्सपर्ट है? अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, लॉ में एक्सपर्ट है, टैक्स में एक्सपर्ट है। कोई कमिश्नर रहा होगा इनकम टैक्स का, सालों साल उसने उस पोस्ट पे रहकर काम किया, उसको प्रमोट करके कहां डाल दिया, सीबीडीटी में। ये किसको एडवाइस करते हैं? सीतारमण जी को। ये हेल्प करते हैं कि देश में इनकम टैक्स का कलेक्शन क्या हो, प्रॉपर हो। ये 7 लोग में से 6 लोग जो होते हैं वो मेंबर्स कहलाते हैं, और जो एक व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, चेयरपर्सन। एक व्यक्ति जो होगा वो होगा चेयरपर्सन। अच्छा, मैंने कहा स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? व्हाट दिस वर्ड स्टैंड फॉर, स्टैट्यूटरी बॉडी। यस 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 यस। और कोई बोलेगा स्टैट्यूटरी बॉडी मेड बाय अ स्पेशल एक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कलेक्ट किया गया है, बनाया गया है बाय अ स्पेशल एक्ट। बच्चों हमारे देश में एक एक्ट है, इंडियन रेवेन्यू एक्ट। तो ये जो सीबीडीटी वगैरह के अंदर लोग आते ना, ये यूपीएससी वगैरह करके आते हैं। यूपीएससी है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, उनकी एग्जाम क्लियर करके यहां पहुंचते हैं। आपने आईआरएस क्लियर करा, आईआरएस क्लियर करने के बाद डिपार्टमेंट में टाइम दिया आपने, देन यू आर प्रमोटेड टू दिस सीबीडीटी। इंडियन रेवेन्यू एक्ट करके है बच्चे, उससे क्या करी गई है, सरकार ने एक स्पेशल बॉडी बनाई है, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज सीबीडीटी। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमने वाली चीज है। मैं आपको बोलूंगा कल से सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आया है, आप बोलोगे कौन होती है सीबीडीटी, ये क्यों नोटिफिकेशन इश्यू कर रही है? तो भाई माई बाप कौन है इनकम टैक्स का? ये काम अल्टीमेटली तो है सरकार चलाने वाली, लेकिन सरकार ने काम किसको दे रखा है, सीबीडीटी को डेलीगेट कर रखा है। अच्छा, सीतारमण जी और ये 7 लोग टोटल कितने हो गए, 8। क्या ये 8 लोग देश में इतने 150 करोड़ जनता से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए दोस्तों इस सीबीडीटी के अंदर ऑफिसर्स की आर्मी आती है। इनने क्या कर रखी है, एक आर्मी बना रखी, फौज बना रखी ऑफिसर्स की। और उसका नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसका नाम क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 18 रीजन्स में डिवाइडेड है। पूरे देश में कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, 18 रीजन्स में। जैसे एमपीसीजी का एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मल्टीपल स्टेट्स है, उनका क्या है, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। महाराष्ट्र बड़ी स्टेट है, वहां एक ही इनकम टैक्स, महाराष्ट्र के लिए क्या है, एक ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इस तरीके क्या होता है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 18 रीजन में डिवाइड करने का रीजन ये है कि हर जगह ऑफिसर्स बैठेंगे और वो टैक्स रिकवरी में, टैक्स कलेक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सीबीडीटी की क्या करेंगे, हेल्प। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है, जो सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है, वो होता है
प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो जो सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर जो होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस पीसीसीआईटी के जो नीचे का रैंक ऑफिसर होता है ना, वो कौन होता है पता है? सीसीआईटी का फुल फॉर्म होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस सीसीआईटी के नीचे जो ऑफिसर होता है ना, वो होता है पीसीआईटी, दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस पीसीआईटी के नीचे की रैंक के जो ऑफिसर होते हैं ना, वो होते हैं सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे के जो ऑफिसर होते हैं ना, उसको बोलते हैं जेसीआईटी। जेसीआईटी इज जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जेसीआईटी के नीचे के रैंक का जो ऑफिसर होता है ना, जेसीआईटी के नीचे के रैंक का ऑफिसर, उसको बोलते हैं एसीआईटी, दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे आपका एक आता है इनकम टैक्स ऑफिसर। हाँ, तो कभी उन्हें आईटीओ का नोटिस आया तो डरने की जरूरत नहीं बॉस। आईटीओ कौन है? सबसे नीचे की रैंक का ऑफिसर है। जेसीआईटी एसीआईटी आया तो थोड़ा समझ में भी आता है कि भैया नोटिस आया तो कुछ होगा दम उसके अंदर। आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर के नीचे आते बच्चे अदर स्टाफ में इनके ड्राइवर्स हो गए और प्यून्स हो गए, जिनको बाबू वगैरह कहते हैं अपन, या फिर इंस्पेक्टर्स हो गए, है ना। इनकम टैक्स के क्या होते हैं? इंस्पेक्टर्स। तो वो सब कहाँ आते हैं आपके? ये स्टाफ में आते हैं, दैट कम्स अंडर दी स्टाफ। तो ये हायरार्की है बच्चों। इस तरीके से हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क करता है। जो भी स्टाफ है वो किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है? इनकम टैक्स ऑफिसर। जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो किसकी तरह रिस्पॉन्सिबल है? एसीआईटी की तरह। एसीआईटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जेसीआईटी के लिए। जेसीआईटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीआईटी के लिए। सीआईटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पीसीआईटी के लिए। पीसीआईटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीसीआईटी के लिए। सीसीआईटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के लिए। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीबीडीटी के लिए। सीबीडीटी किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है? सीबीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी इज रिस्पॉन्सिबल इन द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल इन द आईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क दोस्तों। तो एक बेसिक डिस्कशन लिया बच्चों मैंने आप लोगों के साथ में आज। अब निखिल सर का टाइम हो चुका है आई थिंक, है ना। तो निखिल सर आने वाले हैं, ही विल बी टेकिंग यू फॉरवर्ड। चलिए, तो कल मिलते हैं बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। यस बेटा, थैंक यू बेटा। ऑनलाइन कोई समस्या नहीं, कोई इशू नहीं, कुछ पूछना है आपको? एवरीथिंग क्लियर? ऑनलाइन महिमा, नंदिनी, अंशिका, यश, श्रेया आपने बोल दिया, जानवी, दक्ष, अमित, अंशिका। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज हेडलाइन। हैव अ गुड डे, बाय बाय। CBIC beta, I told you Nikhil sir will introduce you with the CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ने से देखो ये सब है ना सब्जेक्टिव बात है बेटा। आपको क्या करना है, क्लास में जितना पढ़ा रहे उसको अच्छे से पढ़ना है और घर में जाके जो पढ़ाया उसका रिवीजन करना है इनिशियली। बस यही आपका टारगेट होना चाहिए। अभी ज्यादा नहीं सोचना है। डोंट डू ओवर थिंकिंग।